अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इससे पहले कि मैं आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक क्विक राउंड अप दूं अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं एक बेसिक पोस्टुलेट या थीसिस भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे इससे पिछले वीलॉग के अंदर मैंने एक इंग्लिश का प्रोवर्ब जो है, जो अफ्रीकन प्रोवर्ब है, उसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था। देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप, यानी आपके हाथ में अगर प्याला होता है और आपके लिप तक के दरमियान में भी बड़ी स्पेस होती है, कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब यह है कि आप किसी की भी चीज के बारे में यकीनी तौर पे नहीं कह सकते और चीजों में बहुत अनसर्टेनिटी होती। देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप, और इसको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अप्लाई करने की जरूरत है। अब दूसरी जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसको आप लोगों को बहुत गौर से देखने की जरूरत है आने वाले दिनों में, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड आप देखेंगे कि कैसे पीडीएम की जमातों के दरमियान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसे जनरल आसिम मुनी लीड कर रहे हैं, उनके दरमियान में आपको ज्यादा से ज्यादा फिशर्स, फॉल्ट लाइंस और डिफरेंसेस जो हैं वो नजर आने लग जाएंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या खुदगर्जी है? इसकी वजह कोई फूट पड़ गई है? या इसकी वजह कोई एक बेसिक पैराडाइम है ह्यूमन साइकोलॉजी का, जो अब प्ले करेगा, जिसको आप प्रिजनर्स डायलेमा भी कहते हैं। सो लेट मी, इससे पहले किसकी तरफ मैं चलूं, मैं अब तक की जो की डेवलपमेंट्स हैं उनको क्विकली एक उसका राउंड अप जो है वो आपके सामने रखूं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो शेप हो रही थी गुज़िश्ता 24, 48, 36, बल्कि आप कह लें 72 घंटों से, उसने अब तकरीबन एक कंक्रीट शक्ल इख्तियार कर ली है। और वो है जहां शहबाज शरीफ साहब ने, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, सियालकोट के अंदर लैपटॉप बांटते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो ये लैपटॉप बांटते हैं बार बार। बहरहाल, लैपटॉप बांटने की स्कीम के दरमियान में उन्होंने ये इंदिया खुल के दे दिया है कि उनकी हुकूमत, उनकी असेंबली जो है, वो खत्म हो सकती है अपनी मुद्दत से पहले। यानी मुद्दत पे खत्म होती तो 12 अगस्त को खत्म होती, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने माइंड बना लिया है कि ये 12 अगस्त से पहले खत्म होगी। इसका मतलब है कि, और ये कल भी जब इनकी मीटिंग हुई थी मॉडल टाउन में, इनकी और आसिफ अली जरदारी, उसमें भी यही मेन चीज थी। तो लग ये रहा है कि इन दोनों के दरमियान इस चीज का कंसेंसस हो गया है कि हमें 60 दिन की इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बल्कि हमें 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और यहां पे हमें क्या डिसएग्रीमेंट इनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नजर आता है भी कि नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज वो आप देखते हैं कि आसिफा जरदारी भुट्टो, जो चंद दिन पहले टोक्यो में थी बिलावल जरदारी अपने भाई के साथ, तो उस वक्त जब उन पर तनकीद हुई तो बड़ी एक्सप्लेनेशन थी कि भाई भाई बहन चली गई है, निजी तौर पे गई है, जाती तौर पे गई है। और एतराज करने वालों को एतराज यही था कि आसिफा भुट्टो को भी अब इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स में तैयार किया जा रहा है, और इस तरह से उनको एक एक्सपोजर दिलाया जा रहा है सरकार के एक्सपेंस पे, ऑफिशियल दौर में उनको साथ ले गए। सो अब ये क्लियर हो गया है, अब ये इंडिकेशन दे दी है पीपल्स पार्टी ने कि इन इलेक्शन में जो होने वाले हैं उसमें आसिफा जरदारी जो है वो भी एक कैंडिडेट होंगी किसी एमएनए की सीट के लिए, और उनके लिए एक मुनासिब हल्का जो है वो ढूंढा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये अब कह दिया है, और ये बात क्लियर हो गई है, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रही है, कि इलेक्शन जो होंगे 2023 के, वो 2023 के डिजिटल सेंसस के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि वो 2017 के सेंसस के ऊपर होंगे। अब आप में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को मसलसल अप्रैल 2022 से, आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 से लेकर अगले कई महीनों तक एक आर्गुमेंट दिया गया पीएमएलएन की तरफ से, पीपीपी की तरफ से, तमाम जमातों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया, इलेक्शन कमीशन इसको दोहराता रहा। और वो आर्गुमेंट ये था कि इलेक्शन भला कैसे हो सकते हैं जल्दी, क्योंकि जब तक नया सेंसस नहीं होगा, वोटर्स की लिस्ट नाकाफी होंगी, उसमें गैप्स होंगे, उसमें डेफिसिट होंगे। जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप थे, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के जो फॉर्मर चेयरमैन है, जो कई दफा चेयरमैन रहे हैं, जनाब सरवर बारी साहब, उन्होंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स की डिस्कशंस में बारहा इसकी वजाहत की कि ये एक ढकोसला है, फजूल आर्गुमेंट है। और जब भी कोई शख्स 18 बरस का होता है पाकिस्तान में और उसको अपना शनाख्ती कार्ड इशू होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली तौर पे वोटर्स की लिस्ट में अंदराज हो जाता है। बहरहाल उस वक्त आर्गुमेंट ये दिया गया कि जब तक नया सेंसस नहीं होगा, डिजिटल सेंसस की लिस्टें नहीं बनेंगी, इलेक्शन नहीं हो सकते। और अब राना सनाउल्लाह एज इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन जो है वो 2017 की लिस्ट के ऊपर ही होंगे। इमरान खान साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि जब जब उनकी हुकूमत बनेगी, या जब अगर उनकी हुकूमत बनेगी, तो पाकिस्तान के नसाब के अंदर ना सिर्फ सीरत नबी पढ़ाई जाएगी, नहीं प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम की लाइफ पढ़ाई जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी नसाब का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि उनके बुनियादी हकूक क्या हैं। दोनों चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर कमेंट करूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने डेवलपमेंट वो भी देखी, जहां हिंदुस्तान ने, कंग्रेचुलेशन टू द इंडियन साइंटिस्ट,
انہوں نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ڈریون روبوٹ کریٹ کیا ہے جو ایک ٹی وی اینکر پریزنٹر ہے, اور اس کا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, خبر بھی دکھاتا ہوں کہ وہ بول رہی ہیں خاتون بالکل ایک نارمل ہیومن بینگ اسٹینڈرڈ یا جس طرح سے ایک لڑکی ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی منسٹر جو ہیں شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے اس کے اوپر بڑی زیادہ تنقید کی ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو روبوٹ بنا ہے وہ تو انٹرسٹنگ ہے ہی, لیکن محترمہ شہری رحمان صاحبہ کی جو اس کے اوپر تنقید ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ روبوٹ بننے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. روبوٹ تو بن ہی جانا تھا جب باقی ساری دنیا میں روبوٹ بن رہے ہیں, جاپان کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, UK میں, جرمنی میں, چین میں, ہر جگہ آپ پچھلے 1-2 سال میں دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہندوستانیوں نے بھی بنا لینا تھا. لیکن جو محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے اس روبوٹ کی ایگزسٹنس پہ میڈیا کے حوالے سے جو تنقید کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دی فشرز اینڈ دی تھنگ. دیکھیے یہاں پر ایک آپ کو بیسک فشر, پہلی فشرز تو آپ کو اور بھی نظر آنے لگ گئی ہیں, آپ اور ویلاگز میں دیکھیں گے, لیکن یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ فشر ڈیولپ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ پاکستان کی ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے وہ امریکہ میں سینیٹرز, کانگریس مین, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت دن پہلے سے یہ کنفرم کر چکی ہے کہ الیکشنز اکتوبر 2 پاکستان کے اندر جنرل الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے, اور باقاعدہ 8 اکتوبر کی تاریخ بھی اس میں دی گئی. اس سے کئی مہینے پہلے امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں, انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان کو کلیئر کر دیا تھا کہ ہمارے کچھ مسائل اس قسم کے ہیں کہ اگر آپ الیکشن اس سال میں نہیں کرائیں گے تو آپ کو مزید پولیٹیکل کور یا سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل سکے گا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت ضروری تھا کہ الیکشن کروائے جائیں, اور میں نے آپ کو اپنے انالیسس سے پیورلی آن دا بیسس آف مائی انالیسس میں نے یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کی تھی کہ May 9 کا جو ایونٹ ہے وہ اپنی مرضی کے مینیجبل کنٹرولڈ الیکشن کروانے کے لیے کیا گیا ہے, بیکاز اگر May 9 نہ ہوتا تو اس قسم کی الیکشن کرانے کا ماحول, آرگومنٹ بن ہی نہیں سکتا تھا جس قسم کے الیکشن سسٹم کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ PDM کو کروانے ہیں. لیکن اب PDM کی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کمیٹڈ ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے, لیکن PDM کی دونوں پرنسپل جماعتیں جو ہیں, جس میں بلکہ تینوں ہی آپ کہہ لیں کہ PPP, مولانا فضل الرحمان اور PMLN, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 90 دن ملے الیکشن کے لیے. یہ 90 دن والا کہانی اسی قسم کی ہے بنیادی طور پر جس طرح سے اسکول اور کالج کے زمانوں میں اگر آپ کے امتحان ہونے ہوتے تھے 1 مارچ کو, اور آپ کو کوشش ہوتی تھی کہ 1 مارچ کو, ہم نے تھرو آؤٹ میڈیکل کالج میں یہ دیکھا کہ ایگزام اگر 1 مہینہ ڈیلے ہو جائیں, 15 دن ڈیلے ہو جائیں, 18 دن ڈیلے ہو جائیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا, ہم زیادہ بہتر تیاری کر لیں گے. لیکن ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اگر ایگزام جب ڈیلے ہوتے تھے تو 30 دن کے بعد بھی آپ کی تیاری اتنی ہی ناکافی ہوتی تھی جتنی 30 دن پہلے ہوتی تھی. اور میرا پورا لائف ایکسپیرینس یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کے ایگزام کے ڈیلے ہونے سے کوئی آپ کو خاص فائدہ جو ہے وہ نہیں ملتا. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی بھی اچھا سولوشن جو ہے, جس کو کہتے ہیں فائنل سولوشن, گڈ سولوشن, یہ ابھی تک PPP PMLN نہیں نکال سکے. اور PMLN کو بہت زیادہ دھڑکا ہے اگر عمران خان اسی طرح سے آزاد رہا, سوشل میڈیا سپیس کے اوپر رہا, یوٹیوب کے اوپر رہا, اپنی پارٹی سے ملاقات کرتا رہا, دنیا بھر کے میڈیا سے بات کرتا رہا, ٹویٹر سپیسز میں جاتا رہا, اسٹیٹمنٹس دیتا رہا, تو پھر یہ ہے کہ عمران خان وہ نتائج یہ پنجاب میں وہ جھرنوں نہیں پھیر سکیں گے جو یہ پھیرنا چاہتے ہیں. اس میں دوسری بھی ایک اس کی بڑی فیکچوئل, اس کی بڑی جینوئن ریزنز ہیں ان کے انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اف یو گو انٹو دی شوز آف PMLN تو ان کے جو ریزنز ہیں عمران خان کو بند کرنے اور ان کمیونیکاڈو کرنے کے, دنیا سے لا تعلق کرنے کے, وہ بڑے جینوئن ہیں. اگر آپ وہ سٹوریز دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے پبلش ہوئی ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ڈان میں 24 گھنٹے پہلے, تو وہاں پر آپ کو یہ ڈیٹیل نظر آتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب محنت تو بہت کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو توڑنے کے لیے, ان کا اپنا ایک وزن بھی ہے, وہ بہت پرانے پالیٹیشین ہیں, شیرپاف صاحب کی پارٹی کا حصہ رہے, پھر وہ ایک اپوزیشن لیڈر رہے, پھر وہ چیف منسٹر بن گئے 2013 میں خیبر پختونخوا کے, پھر وہ ڈیفنس منسٹر رہے. ان کا خاندان KP کی پالیٹکس میں بڑا انٹرینچ ہے, تو ان کا اپنا ایک وزن ہے اور وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آگے سے سچویشن یہ پتہ چلتی ہے, ان کو ایک انالیسس یہ ہے کہ جب تک عمران خان آزاد ہورائزن کے اوپر نظر آتا ہے, فارمر جو PTI کے MNA MPAs ہیں ان کو توڑنا اور ان کو یقین دلانا کہ عمران خان کا فینومینا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ خاصا مشکل ہے. سو لوگوں کو نا امیدی دینے کے لیے, لوگوں کی امیدیں ختم کرنے کے لیے, جس طرح جب پریس کانفرنسز کروائی گئیں تو لوگوں کو باور کروایا گیا کہ دیکھیں عمران خان کا ہم نے فیصلہ کر لیا, اس کا کوئی فیوچر نہیں. اسی وجہ سے لوگوں کو ان کی امیجنیشن سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو بہت لمبی مدت کے لیے, کئی مہینوں کے لیے ڈس اپیئر کر دیا جائے, انکمیونیکاڈو کر دیا جائے, اس کی کوئی خبر نہ آئے. جس طرح سے عمران ریاض خان جو ہیں ان کو اب گم ہوئے 65 دن سے میرا خیال ہے زیادہ ہو گئے ہیں,
11 मई 2023 में उन्हें उठा लिया गया था, पुलिस ने उठाया, उसके बाद डिसअपियर कर दिया, और वो कहानी 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, अब जो है वो 16 जुलाई इस वक्त मेरे सामने है। तो ये है, तो इसी तरह का ये प्लान है। अब ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इससे सिर्फ आपने ये देखा कि इमरान खान साहब अपने यूट्यूब के जो नेशनल एड्रेस करते हैं, जो उन्होंने मीडिया से बात की है, जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है, उसमें गुज़िश्ता 15 दिन में उन्होंने बारहा इस ख्याल और इस अंदेशे का इजहार किया, उन्होंने वार्न किया कि मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे बंद कर दिया जाएगा। हर टीवी इंटरव्यू के अंदर, हर मीडिया में बात करते हुए उन्होंने इस खदशे का इजहार किया। सो मच हो के 24-36 घंटे पहले टिम सेबेस्टियन के साथ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो डूशे विले DW का इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने यही कहा, और जो DW ने उस वीडियो को प्लेस किया है सोशल मीडिया पे, तो उसका टाइटल भी ये है कि आई विल बी अरेस्टेड सून। लेकिन वो अरेस्ट हो नहीं पा रहा। और इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जो डोमेस्टिक मीडिया है जो PMLN के साथ अलाइंड है, वो भी खासा गियर्ड था कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। बल्कि दिलावर हुमायूं जो एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के गालिबन तोशा खाने के केस में, उनकी तमाम टोन एंड टेनर ऐसी थी कि बस वो लग रहा था कि इसी हफ्ते अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर विद इन 24 to 48 आवर्स इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। और इमरान खान की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाने के लिए, नैब को एम्पावर करने के लिए, जो सादिक संजरानी साहब से मिड नाइट ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करवाया गया, वो भी उसी हवाले से था। लेकिन वो गिरफ्तारी अमल में नहीं हो पाई। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग किसी को क्लियर ठीक तरह से नहीं पता कि वो क्यों नहीं हो पाई। लेकिन आपको समझ यह आता है कि जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, जिसमें एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ PDM की जमातें हैं, इनके दरमियान कंफ्यूजन है। और कहीं से उस कंफ्यूजन के नतीजे में, डिसएग्रीमेंट के नतीजे में, ये सिग्नल आया है कि अभी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उम्मीद इनको ये है कि अगर चीज़ों को डिले कर दिया जाए, इलेक्शन अक्टूबर में ना हो, इलेक्शन नवंबर में जाके हों, तो काजी फाइज ईसा साहब अराउंड 16 सितंबर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और उमर अता बंदयाल साहब के मुकाबले में उनके साथ जो सीनियर जजेस हैं, जैसे इजाजुल एहसन हैं, मुनीब अख्तर हैं, इनका बेंच जो एक तरह से डिस्प्लेस होगा, और काजी फाइज ईसा साहब अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो फिर इमरान खान की गिरफ्तारी में PTI को और इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकेगी। दूसरी तरफ बाज लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि काजी फाइज ईसा साहब इन द फाइनल एनालिसिस इज अ मैन ऑफ हिज ओन, इज अ मैन ऑफ हिज ओन सेल्फ। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, और इस वक्त चूंकि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल, इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर वाला के साथ उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फाइटिंग है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो हर चीज करने को तैयार हो जाएंगे जो कि PDM चाहती है। जब वो एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से बैठेंगे, तो उनके तौर और तेवर जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, और शायद जिस किस्म की उम्मीदें PMLN ने उनसे लगा रखी हैं, वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी ना हो सकें। इन शॉर्ट है कि आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस किस्म की बहुत सी फिशर्स, बहुत से डिसएग्रीमेंट्स, बहुत सी डिफॉल्ट लाइन जो हैं आपको एक तरफ तो नजर आएंगी बिटवीन दी जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट में, और दूसरी तरफ से आपको उनके और PDM के दरमियान आपको फॉल्ट लाइन नजर आएंगी, और PDM की जमातों के दरमियान में आपको एक गल्फ, एक फिशर और आपको फॉल्ट लाइन नजर आएंगी। अब क्वेश्चन इसका क्या है, मतलब क्यों होता है ऐसे? ये बड़ा नॉर्मल, नेचुरल, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसको रफली स्पीकिंग, नॉट एग्जैक्टली, इसको प्रिजनर्स डायलेमा भी कह सकते हैं। जब दो मुख्तलिफ प्रिजनर को पुलिस मुख्तलिफ जगह पे बैठ के तीनों लोगों के बयानात लेती है, उनसे क्वेश्चन पूछती है, और वो आपस में इनकम्युनिकाडो होते हैं, उनको ठीक तरह से नहीं पता होता कि दूसरे ने क्या स्टेटमेंट दी है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो अपने अपने आप को प्रिजर्व करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। प्रिजनर्स डायलेमा यहां पर भी, अब PPP को नहीं पता कि PMLN के एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, PMLN को नहीं पता कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं, इन दोनों को ये नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट में जनरल आसिम मुनीर क्या सोच रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर और PMLN के दरमियान किस किस्म की इक्वेशन होगी, ये PPP को नहीं पता। आसिफ अली जरदारी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान क्या इक्वेशन होगी, ये PMLN को ठीक तरह से नहीं पता। मौलाना फजल रहमान आपने देखा बहुत परेशान हो गए जब उन्होंने देखा UAE में बहुत तफसील से मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, तो उनकी पार्टी ने उस हवाले से क्रिटिकल क्वेश्चन रेज किए, और फिर नवाज शरीफ साहब को एक तफसीलन टेलीफोन कॉल के जरिए उनको
असॉज करना पड़ा, सेटिस्फाई करना पड़ा कि आपके इंटरेस्ट जो है वो प्रिजर्व हैं, हम इकट्ठे हैं, सो ऑन। आपने ये भी देखा कि पहले ये कहते थे कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट खड़े करेंगे, लेकिन अब PMLN इस नतीजे पे पहुंची है कि जॉइंट इलेक्टोरेट खड़े नहीं करने, और उन्होंने कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, वो खड़ा नहीं कर सकेंगे। आपको मैंने याद कराया पिछले व्लॉग में कि 2018 के इंतखाबात के अंदर जब इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो बहुत ही पॉपुलर समझे जाते थे, उस वक्त भी ये निस्बतन कम नशिस्तों के ऊपर PMLN ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े किए थे। ताहम अब साउथ पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट की ये बात कर रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं है कि कितनी करेंगे और कितनी नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल fears, insecurities, doubts and शकूक और डिफरेंट जो इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से एक फिशर्स आपको नजर आने लग जाएंगे। लेकिन 1 or 2 वर्ड्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट्स रोल ओवर है। देखिए, जब तक हमारा एज ऑफ इनोसेंस थी, जो हमारी मासूमियत का एक फेज था, उसमें हम ये समझा करते थे सारे, और ये वैसे बड़ी शर्म की बात है कि हम बड़ी उम्रों में बूढ़े हो गए और उसके बावजूद हम इसी मासूमियत, इसी बेवकूफ़ी का शिकार रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि मरने से पहले कम से कम हम उस मासूमियत, बेवकूफ़ी और जहालत के एज से हम निकल आए। वो जहालत की एज क्या थी, वो मासूमियत की एज क्या थी, वो बेवकूफ़ी की एज क्या थी, कि हम सबके जहनों में ये था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कैरेक्टर है इस्लामी दुनिया का, जो सिर्फ और सिर्फ सुबह जब उठता है तो भूखा नाश्ते से पहले पाकिस्तान के लोगों के और रियासत के वसीतर मुफाद और इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाता है। उसी में वो नाश्ता भी शायद नहीं करता, दोपहर को भी यही सोच रहा होता है, शाम को भी यही सोच रहा होता है, गोल्फ खेलते हुए अमेरिकन एम्बेसडर से जब मिलता है, चार्ज डी अफेयर से तो यही सोच रहा होता है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से जब मिलता है तो यही सोच रहा होता है, अमेरिका जाता है तो यही सोच रहा होता है, रात को सोते वक्त भी यही सोच रहा होता है, जब अलार्म लगा के सुबह उठने की बात करता है तो यही सोच रहा होता है, जब कोर कमांडर्स की मीटिंग्स होती हैं तो यही सोच रहा होता है, जब पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कॉर्पोरेट लीडरशिप को इकट्ठा कर लेता है कराची, फैसलाबाद, और उनके साथ मीटिंग्स करता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, प्रोडक्टिविटी में, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से सोच रहा होता है। जनरल बाजवा ने हम सब के ऊपर जो बहुत बड़ी मेहरबानी की है, और हमें उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। उसके नतीजे में ये पता चला कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ सुबह उठ के भी अपने बारे में सोचता है, दोपहर को भी अपने बारे में सोचता है, गोल्फ खेलते हुए भी अपने बारे में सोचता है, अमेरिकन एम्बेसडर को मिलते हुए अपने बारे में सोचता है, सियासतदानों को जो मिल रहा होता है तो अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, और जब वो कारोबारी शख्सियात से मिल रहा होता है तो भी देख रहा होता है कि अपने बारे में ही सोच रहा होता है। तो जो सूरत हाल जनरल आसिम जो नहीं जनरल बाजवा साहब की थी, जाहिर है कि वही प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी पावर डायनामिक्स अप्लाई करते हैं, और वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अपने बारे में क्या करना है। मुझे याद है 2016 में जब हिंदुस्तान के अंदर मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सी जगह थी जहां पर उनकी चकोठी थी, ये क्या वहां पर हमला हो गया 2016 में। उस वक्त यूनाइटेड नेशन का नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनके बेस के ऊपर हम उड़ी बेस के ऊपर हमला हो गया, खासे उनके सिपाही वहां पे मारे गए, इल्जाम लग गया किसी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं वर्ल्ड बैंक के एक डिनर में गया इस्लामाबाद में, वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के अंदर। वहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये हिंदुस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये कराया, बिकॉज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नवाज शरीफ वाज सेट टू रेज द इशू ऑफ कश्मीर, और उससे पहले पाकिस्तान को डिफेंसिव पर डाला गया है, दहशतगर्दी का यहाँ पे एक खड़ा किया गया वगैरह वगैरह। मुझे वहां पर एक बहुत ही सीरियस शक्ल का, जो उस वक्त मुझे मनहूस लगा था, मुझे लगता था उसको कत्ल कर दूं, मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट मिला जो बड़ा एरोगेंट था, सीनियर था, प्रॉब्ली उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। मुझे उसका कोई ठीक समझ नहीं आया टाइटल क्या है, बट ही वाज वेरी वेरी सीरियस। तो जब बातचीत हो रही थी उसके और और लोगों के दरमियान में, और मैंने अपनी थ्योरी मारी कि ये पता नहीं किसने किया है, तो उसने बहुत सिनिकल तरीके से मुझे किया कि ये तुम्हारी इदारों ने किया है, ये फौज ने किया है, और ये राहील शरीफ जो है ये उसकी एक्सटेंशन की, जनरल राहील शरीफ जो है वो अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए नवाज शरीफ के ऊपर दबाव डाल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा, आई थॉट आई वाज सो डैम इंसल्टेड बाय दैट, यानी नींद नहीं आई मुझे। और उसके बाद मैं कई दिनों तक इसके ऊपर खुद करता रहा, और कई हफ्तों तक मैं इस चीज को चेक करता रहा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ISPR की मदद से और जो भी सारा एक यहाँ नैरेटिव शेपिंग होती है, पूरी कौम को यकीन दिलाया गया था कि जनरल राहील शरीफ साहब इस्लाम के बहुत बड़े जो हैं एक सोल्जर हैं, और वो तो कभी एक्सटेंशन का सोच नहीं सकते, तो उनकी इज्जत के, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिलो है कि वो एक्सटेंशन का सोचें। लेकिन सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द आर्मी सोर्सेज जब मैंने इसको बहुत कुरेदा और बहुत मैंने इन्वेस्टिगेशन की, और ये हजारों आर्मी ऑफिसर्स इस चीज से आज वाकिफ हैं, तो मुझे पता चला कि जनरल राहील शरीफ आखिरी घंटे तक, वो और उनकी बेगम साहब दोनों इस कोशिश में थे कि नवाज शरीफ से उनको एक्सटेंशन जो है वो मिल जाए, और जितना वो जोर लगा सकते थे होली अनहोली वो उन्होंने उसके लिए लगाया। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ का
पोजीशन इस किस्म की है कि उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। और इस वक्त इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो पावर सेंटर्स हैं, उसमें PMLN एक पावर सेंटर है, PPP पावर सेंटर है, और उसमें सबसे बड़ा पावर सेंटर जनरल आसिम मुनीर का है, और एक पॉपुलर पावर सेंटर है जो इमरान खान का है। तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो चूंकि सारी पावर वील्ड करते हैं, वो अल्टीमेटली अपने इंटरेस्ट के हवाले से सिचुएशन को देखेंगे। आम आदमी आपको बताएगा कि इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं, या कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ सारी पर्सनैलिटीज की खेल है। जनरल आसिम मुनीर अपने इंटरेस्ट को देखेंगे कि इस इलेक्शन में मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे अपने इंटरेस्ट को किस तरह से प्रिजर्व करना है, मुझे आगे कैसे लेके चलना है, जिसकी वजह से PDM, जनरल आसिम मुनीर, PMLN, PPP, इन सब के दरमियान में आपको फिशर्स नजर आएंगी। और ये वो फिशर्स हैं जिसे अगर इंटेलिजेंटली एक्सप्लॉइट करना चाहें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान, तो उनके लिए इसमें बहुत स्कोप है। टॉपिक्स तो 2-3 और भी हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी, जब भी आएगी, तो हम स्कूलों के नसाब के अंदर सीरत नबी के अलावा, प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम की लाइफ के अलावा, हम वहाँ पर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी करिकुलम में ऐड करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस और आइडियाज़ हैं, लेकिन ये बड़े कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, स्पेशली जब आप सीरत नबी की बात करते हैं। और जाहिर है कि इमरान खान साहब ने अपनी अच्छी थिंकिंग के अंदर और अपनी सिंसेरिटी के अंदर नहीं सोचा कि इसकी दूसरी साइड पे लोग इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सीरत नबी तो हम सब वाकिफ हैं। मैं यहाँ क्रिश्चियन वर्ल्ड में हूँ, अमेरिका के अंदर, यहाँ पे हालांकि शायद पढ़ाया उस तरह से नहीं जाता, लेकिन मुझे हर शख्स जो मिलता है, जो कितना ही सेक्युलर क्यों ना हो, वो जीसस क्राइस्ट की जिंदगी और उसकी तमाम जो नैरेटिव है उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। हालांकि मैं भी बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनको मुझसे ज्यादा ही पता होता है। तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा घराना नहीं है जहाँ किसी न किसी फॉर्म में सीरत नबी जो है वो नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर पाकिस्तान की रियासत के हाथ में आप सीरत नबी को दे देंगे, तो ये कौन सी सीरत नबी का करिकुलम है, वो कौन सी सीरत नबी होगी जिसको पाकिस्तान की रियासत और मुख्तलिफ सियासी जमातों का उस पर एग्रीमेंट होगा कि उसको आपने नसाब का हिस्सा बनाना है। तो ये अच्छा खासा एक इंटरनल कंट्रोवर्सी इससे फ्यूचर में जनरेट हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनली इसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अगर ये चीज़, अभी तो किसी ने गौर ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये वेस्टर्न मीडिया और इमरान खान की जो दुश्मन है और ओपोनेंट्स हैं उनके हाथ में आएगी, तो फिर इस चीज़ को दोबारा से इमरान खान को एक इस्लामिस्ट की हैसियत से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी। गो कि उनकी सजेशंस जो हैं वो बिल्कुल खालिस्तन प्योर अच्छी नीयत के ऊपर हैं, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊं, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट है वो क्रिएट किया है। बहुत सी मैंने खबरें रखी हुई थी, उस पर मैं नहीं जाता, मैं इस पे जाता हूँ। ये देखें, ये आप देखें कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल रोबोट है, ये खातून जो है, शी इज़ नॉट अ रियल ह्यूमन बीइंग अपेरेंटली। ये अजहर अहम खान का ट्वीट है। द लेडी इन द वीडियो इज नॉट ह्यूमन, शी इज इंडियाज फर्स्ट AI generated news anchor, Lisa. She has been programmed to deliver news in both Urdu and English and can speak multiple languages. She's pretty, she's handsome, बड़ी ज़बरदस्त स्टैंडर्ड लग रही है। नई चीज़ नहीं है, इससे पहले हम चाइनीज़ इसी किस्म के रोबोट्स देख चुके हैं, हम अमेरिकन देख चुके हैं, बहुत से खासे देख चुके हैं। तो उस हिसाब से खैर कंग्रेचुलेशंस टू दी वट एवर द इंडियन इंडस्ट्री जिसने किसको जनरेट किया है। इसके ऊपर जो ट्वीट किया है शहरी रहमान साहबा ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप देखें। सेनेटर शहरी रहमान वो फरमाती हैं, देयर आर एनफ ह्यूमन फेसेस एंड वॉइसेस टू डू दीज जॉब्स, these are not menial or repetitive tasks that humans don't want, and why would we want these hollow voiced robots to deliver news which needs emotional nuance, editorial judgment? क्या कह रही हैं? Emotional nuance, editorial judgment by anchors, not just an android metallic dehumanization of a bulletin. Give me the shrieking news reporter, awkward news reader anytime over this expressionless avatar. Why would one even need to put this on air? कि मैं सिर्फ इस पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जो आपको भी ख्याल आ गया होगा कि जो 15 महीने में मैडम शहरी रहमान साहबा की हुकूमत ने मीडिया के साथ किया है, जो इस वक्त चेहरे और शक्लें और बूथे बैठे हुए हैं टेलीविजन चैनल्स पे, उनसे तो ये बेहतर नहीं है कि ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाए। उन बेचारों के पास कौन सी रूह है, कौन सी सोल है, कौन सी एडिटोरियल जजमेंट है? वो सारे बेचारे वही कह रहे हैं जो उनको कहीं से कहा जा रहा है कि कहें। तो खैर बहरहाल इसी भी बात खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ, अभी थोड़ी देर में इमरान खान साहब जो हैं वो जेरेमी मैकलेलन के जो एक कमेडियन है, पाकिस्तान से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, खासा फनी किस्म का ट्विटर स्पेस होगा ईस्ट कोस्ट के टाइम के हिसाब से 1 बजे इमरान खान उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। मैं भी थोड़ी देर के लिए उस पर पार्टिसिपेट करूंगा। थैंक यू सो मच।